बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हैदर फ़ारूक और आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ डिमांड। यहाँ हम साथ एक्सप्लेन करेंगे एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। पहले हमने बेसिक डिफिनीशन, जो डिमांड के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस किया, फिर लॉ ऑफ डिमांड और फिर उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, टेबल की जो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, वो भी हम कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। अब जो लॉ में हमने कुछ एजम्पशन लिए थे, यानी लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होगी, लेकिन साथ हमने कुछ एजम्पशन भी यहाँ पे रख लिए थे कि अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तो फिर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि चेंज नहीं होंगे, उसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो अदर फैक्टर्स भी डिमांड की है, यानी डिमांड सिर्फ प्राइस से इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि कुछ दीगर फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट होती हैं। यानी इनकम से आपकी डिमांड इफ़ेक्ट होती है, आपकी जो पॉपुलेशन साइज़ हैं, यानी जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड इफ़ेक्ट हो जाती है, पॉपुलेशन साइज़ से आपकी जो डिमांड है इफ़ेक्ट होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उससे आपकी जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट होती हैं, या कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंसेस उससे भी डिमांड इफ़ेक्ट होती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस उससे भी आपकी डिमांड जो है इफ़ेक्ट होती है, क्लाइमेटिक चेंज आ जाती है, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाती हैं, उससे भी आपकी डिमांड इफ़ेक्ट होती हैं। तो इन एजम्पशन को या जो फैक्टर्स ऑफ डिमांड हैं उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं, जब भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों ने एजम्पशन लिखनी है तो यही फैक्टर्स ऑफ डिमांड है, लेकिन आपने उसको शराइत की शक्ल में लिखना होगा। यानी शराइत की स्टाइल लिखने की अलग होती है और फैक्टर्स की स्टाइल लिखने की स्टाइल अलग होती है। यानी फैक्टर्स आप इस तरह कहते हैं कि इनकम जो है एक फैक्टर्स है जो कि डिमांड को इफेक्ट करती है। जब इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, तो फैक्टर्स इस स्टाइल में लिखे जाते हैं, सिंपल बिल्कुल कि इनकम इज़ ए फैक्टर ऑफ डिमांड। जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन एजम्पशन में कुछ शराइत की शक्ल में, यानी इन चीज़ में चेंज नहीं है, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपने इस स्टाइल में लिखना होता है तो फिर आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर फिर हमने एजम्पशन में नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर या नो चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, और फिर एक्सप्लेनेशन भी एजम्पशन के स्टाइल के पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, या पॉपुलेशन कम हो जाती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये डिमांड को इफेक्ट करते हैं या लॉ को वायलेट करते हैं। अब इनकम किस तरह डिमांड को इफेक्ट करती हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। जब एक कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती हैं। अब एक कंज्यूमर की जब इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी उसकी कम हो जाती है। तो ये इस तरह डिमांड को इफेक्ट करती हैं। जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है और इनकम गिरती है तो डिमांड भी गिरती है। तो इसलिए हमने लॉ में इनकम को कांस्टेंट कर लिया है कि देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आएगी तब प्राइस का कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा। जब आप कंज्यूमर की इनकम को भी चेंज करते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि ये जो डिमांड पे इम्पैक्ट आया है ये प्राइस की वजह से आया है या इनकम की वजह से आया है, क्योंकि इनकम भी डिमांड को इफेक्ट करता है। तो इसलिए लॉ में आप लोगों की आसानी के लिए इनकम को कांस्टेंट रखा है कि इनकम में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इनकम में जब चेंज आती है तो फिर पता नहीं चलता कि ये जो डिमांड में क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ आई है या डिक्रीज़ आई है, ये इनकम की वजह से आई है या जो अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस हैं, उसकी वजह से चेंज आई। तो इसलिए इनकम को हम कांस्टेंट रखते हैं। अब पॉपुलेशन साइज़ किस तरह डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, जिस तरह पाकिस्तान में आखिरी सेंसस के मुताबिक 3% हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जैसे जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। तो फिर वो ये नहीं देखते कि प्राइस बढ़ी है या कम हुई है, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, इसलिए ये भी लॉ को वायलेट करते हैं। तो लॉ में हमने ये एज्यूम किया है कि देयर विल बी नो चेंज इन द पॉपुलेशन साइज़, कि पॉपुलेशन साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये डिमांड को इफेक्ट करता है, फिर प्राइस के इम्पैक्ट का पता नहीं चलता।
यानी जब पॉपुलेशन साइज़ बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, जब पॉपुलेशन साइज़ गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है। तो इस वजह से पॉपुलेशन को भी कांस्टेंट रखा है ताकि जो लॉ है वो वायलेट ना हो। और अगर जनरली आप लोगों ने फैक्टर्स के थ्रू भी आप लोगों ने अगर इसको देखना है तो पॉपुलेशन भी एक डिमांड को इफेक्ट करती है। जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी और जहाँ पे कम लोग होंगे तो उसकी डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स हम उस गुड्स को कहते हैं जो एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है या एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं, जिस तरह बैट और बॉल। सब्स्टिट्यूट गुड्स हम उसको कहते हैं यानी सेम नेचर के हो, एक दूसरे की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, सेम नेचर के हो, सेम टेस्ट के हो। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है ये किस तरह डिमांड को इफेक्ट करती हैं या क्यों हम लॉ में देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्यों हम इज्यूम करते हैं कि रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये लॉ को वायलेट करती है। अब किस तरह क्यों लॉ को वायलेट करते हैं तो आगे हम डिस्कस करते हैं, या किस तरह जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या रिलेटेड गुड्स हैं और डिमांड को इफेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने ली हैं, एक पेप्सी है और एक कोका कोला है। ये दोनों सेम नेचर के कमोडिटीज़ हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली पेप्सी की भी जो 250 मिलीलीटर बोतल की कीमत जो है वो भी 50 रुपये है और कोका कोला की भी 50 रुपये कीमत है। अब कोई आगे सर्दियाँ आ रही हैं या सर्दियाँ आ गई हैं और कोक वालों ने अपनी प्राइस थोड़ी सी कम कर दी है, कोई स्ट्रेटजी उसने बनाई कि अपने सेल को बढ़ाने के लिए कुछ डिस्काउंट उसने दे दिया है, तो 250 मिलीलीटर की जो बोतल हैं उसको उसने 50 से 40 रुपये कर दी है और पेप्सी वालों ने वही सेम प्राइस अपनी रखी। अब पेप्सी वालों ने प्राइस में कोई चेंज नहीं लेके आए लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी और उसने प्राइस कम की है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब लॉ में हमने ये बता दिया था कि जब प्राइस आपकी इंक्रीज़ होगी तब आपकी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे उसने प्राइस सेम रखी है तब भी उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ जो है वायलेट हो गई है। यहाँ पर राइट साइड पे तो लॉ यानी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लॉ जो है वायलेट हो गई। इसलिए जो रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हैं ये सेम होगी, उसमें चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये डिमांड को इफेक्ट करती हैं। अब दूसरी साइड पे कम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ हम आते हैं, यानी बैट और बॉल एक दूसरे के साथ ही यूज़ होते हैं, आप सेपरेटली उसको यूज़ नहीं करते। अब परस करें इनिशियली बैट की जो कीमत है वो 3000 रुपीज़ है पाकिस्तानी और बॉल की जो कीमत है 1000 रुपीज़ है। अब बैट की कीमत कम हो गई है, 2000 हो गई है और बॉल की कीमत जो है बिल्कुल सेम है, 1000 रुपीज़ है। अब जो कंज्यूमर हैं वो बैट की डिमांड बढ़ा देंगे। अब बैट तो आप सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए बॉल को भी आपने ख़रीदने हैं, बॉल की कीमत सेम है लेकिन मुफ्त में उसकी भी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी राइट साइड पे जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, यानी लॉ में हमने ये बता दिया था कि जब आपकी प्राइस कम होगी तब आपकी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर प्राइस सेम है लेकिन फिर भी डिमांड आपकी बढ़ गई। लेफ़्ट साइड पे तो प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड जो है लॉ को वायलेट कर रहे हैं। इसलिए जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या रिलेटेड गुड्स हैं उसकी प्राइस में भी चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये लॉ को वायलेट करते हैं। और ये डिमांड के एक फैक्टर्स भी हैं, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जब दो मुख्तलिफ गुड्स की जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो किस तरह एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। यहाँ दो सेम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस में कोई चेंज आती हैं तो किस तरह एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करती हैं। तो ये जो थर्ड फैक्टर था डिमांड का, ये हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा डिमांड के जो फैक्टर्स हैं यानी टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये किस तरह डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। यानी कुछ लोगों की इस तरह के हैबिट्स बन चुके होते हैं कि एक चीज़ की प्राइस अगर बढ़ भी रही है लेकिन उसकी कंजम्पशन वो कम नहीं कर सकती। तो लॉ में तो हमने ये पढ़ लिया था कि फ़र्ज़ करिए एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड इसकी गिरती है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ की आदत है, एक चाय की आदत है, एक आइसक्रीम की आदत है, एक कॉफ़ी की आदत है, अब उसकी कीमत बढ़ रही है लेकिन फिर भी आप उसको ख़रीद रहे हैं हैबिट की वजह से, एडिक्शन की वजह से। या एडिक्शन में आप लोग इस तरह के ले सकते हैं जिस तरह कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। पाकिस्तान में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलता है जब भी कोई बजट आ जाता है तो बाकी किसी चीज़ पे
टैक्स इंक्रीज़ हुई हो या ना हो, लेकिन सिगरेट नोशी पे टैक्सेस जो, या सिगरेट पे, तंबाकू पे जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ होती हैं। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि जो सिगरेट की प्राइसेस की बढ़ने की वजह से लोगों ने स्मोकिंग कम की। तो वहाँ पे भी फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो भी डिमांड को इस तरह अफेक्ट करते हैं। एडिक्शन है, हैबिट्स हैं, या कोई फैशन आ जाती है, कभी कभार कुछ फैशन या कुछ ट्रेंड्स आना शुरू हो जाते हैं, और उस फैशन, उस ट्रेंड की वजह से डिमांड बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। उस फैशन स्टाइल की वजह से, कुछ ब्रांडिंग की वजह से प्राइस बढ़ रही होती है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो वो चीज़ें भी कांस्टेंट होगी इन चीज़ों में भी। या टेस्ट, कुछ लोगों को किसी चीज़ की टेस्ट बहुत पसंद आ जाती है, कुछ एक ब्रांड उसको पसंद आ जाता है। जिस तरह आईफोन कुछ लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसकी कीमत लाखों में है, बहुत बढ़ रही है, लेकिन लोग फिर भी ख़रीद रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये भी डिमांड को इफेक्ट करती हैं और ये लॉ को वायलेट करते हैं। यहाँ पर प्राइस बढ़ रही होती है, लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ की कंजम्पशन कम नहीं कर सकते, यहाँ कम नहीं करते, तो इसलिए लॉ की वायलेशन होती है और ये डिमांड को इस तरह इफेक्ट करते हैं। एज ए फैक्टर भी आप लोग इस तरह इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी या बढ़ेगी, तो आपकी कंजम्पशन में चेंज आ जाती है, आपकी डिमांड में चेंज आ जाती है। यानी जिस तरह फर्ज करिए फ्यूचर प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है, तो आप अभी से डिमांड बढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी आज फर्ज करें 6 तारीख़ हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 तारीख़ की रात को जो फ्यूल की प्राइसेस है वो बढ़ेगी, फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो अभी से आप ज़्यादा तेल ख़रीदना शुरू करें। अभी करंटली प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लॉ में तो हमने ये पढ़ लिया है कि अभी करंटली प्राइस कम होगी तब ज़्यादा ख़रीदेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है, तो आप अभी से ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं और लाइनें लग जाती हैं पेट्रोल पंपों पे। यहाँ कोई चीज़ फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं, शुगर है, वीट है, कि सीज़न का एंड हो जाएगा या मार्केट में शार्टेज आएगी और प्राइस बढ़ेगी, तो अभी से ज़्यादा आप स्टॉक रखना शुरू करेंगे। तो मोस्टली इन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जो इसकी शेल्फ टाइम ज़्यादा है, आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो अभी से ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब उसका उलट, फिर फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस कम हो रही है, तो फिर अभी से आप कंजम्पशन कम करेंगे, थोड़े से ख़रीदेंगे, स्टॉक ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि जब फ्यूचर में प्राइस कम होगी तब उसी टाइम में ज़्यादा ख़रीदूँगा। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, किस तरह लॉ को वायलेट करती हैं और किस तरह डिमांड को इफेक्ट करती है। इसके बाद क्लाइमेटिक चेंज है। क्लाइमेटिक चेंज किस तरह जो लॉ है उसको वायलेट करते हैं, या कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ गई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोविड-19 वॉर शुरू हो गई है, तो इस तरह की जो कुछ क्राइसिस सिचुएशन हो, उसमें भी कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, लेकिन लोग फिर भी ज़्यादा ख़रीदते हैं, लोग उसकी कंजम्पशन को कम नहीं कर सकते। यानी जिस तरह कोविड में हमने देख लिया था कि एक 5 रुपये या 10 रुपये मास्क की कीमत 150 या 200 रुपये तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं, लोग ने डिमांड कम नहीं की। यहाँ कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ रही होती है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो ये भी लॉ को वायलेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी कांस्टेंट होगी, इनमें भी चेंज नहीं आएगा। कोई फ्लड हो या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो ये चीज़ें भी कांस्टेंट हो गई और ये डिमांड को इस तरह इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो जितनी भी एजम्पशन थे या फैक्टर्स ऑफ डिमांड थे, डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर है, मोस्टली जब भी हम ये एजम्पशन पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये सारी चीज़ें आपने फिक्स करनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम होंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में भी चेंज नहीं आएगा, टेस्ट प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट होंगे, इनकम भी कांस्टेंट होगा, पॉपुलेशन भी कांस्टेंट होगी, उसमें भी चेंज नहीं आएगी, तो ये किस तरह फिर प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशन होगी, या क्यों ये हम इस तरह करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जाना है फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चीज़ें कांस्टेंट हमने रखी हैं और क्यों ये डिमांड के लिए लाजमी है कि कुछ चीज़ें, या लॉ ऑफ डिमांड के लिए लाजमी है कि आपने कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे।